अभी तक के कोर्स के अंदर आप लोग पढ़ चुके हो कि आखिर आपके पास इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके फीचर क्या क्या होते हैं और किस तरीके से आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एज Kp और Kc एक्सप्रेस करते हो। उसके बाद आपने पढ़ा कि आपके पास Kp और Kc के बीच में रिलेशन क्या होता है। साथ में आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए जो आपके पास इस रिलेशन के ऊपर बेस होते हैं। फिर आप लोगों ने पढ़े कि आखिर आपके पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। उनको पढ़ने के बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर जिस कांस्टेंट को आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, इसकी हेल्प से आप क्या क्या चीजें निकाल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 7 of chemical equilibrium और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। काफी सारे लेक्चर्स आपके ऑलरेडी हो चुके हैं और हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर आप किस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पढ़ते हो, कैसे आप लोग लिखते हो अपने Kp को, कैसे आप लिखते हो Kc को, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। आप लोगों ने इनके फीचर्स भी पढ़ लिए हैं, आप लोगों ने पढ़ लिया इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो जो चीजें आप लोग पढ़ रहे हो आखिर उससे आप क्या निकाल सकते हो, उसके बारे में ही हम लोग आज लेक्चर के अंदर बात करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको करना क्या है, आपको जस्ट जाना है आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। वहां पर जाकर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम की अलग से एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। स्टार्टिंग से ऑन कर लो, सब कुछ आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से ही मैंने आपको सारी बातें पढ़ाई हुई है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। लेकिन अगर आप चैनल के फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी आपको प्रेस करना है, साथ में ऑल पर टिक करना है, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख भी पाओ। तो 3 एप्लीकेशंस होती है मेजरली जो मैंने आपके सामने यहां पर लिखी हुई है। नंबर 1 इज इट कैन प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि आपकी जो केमिकल रिएक्शन है वो कितने एक्सटेंट तक कंप्लीट हो चुकी है। 20% हुई है, 30% हुई है, 50% है, 70% है, 80% है, या फिर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ योर Kp एंड योर Kc। सेकंड इसकी एप्लीकेशन होती है इट कैन प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अगर आप लोग लेट से किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर आपके पास मान लो कोई स्पीशीज है, मैं यहां पर एग्जांपल लिख रहा हूं, यहां पर लेट से मैंने लिख दिया यहां पर A + B इक्विलिब्रियम C + D, और आप अपने रिएक्शन वेसल के अंदर लेट से कि आपने 1 मोल डाल दिया A का, 1 मोल आपने डाल दिया B का, 1 मोल आपने डाल दिया C का और 1 आपने डाल दिया D का। तो अब ये रिएक्शन किस डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेगी। अब अगर मैं इनिशियली आपके लिए सिर्फ डाल देता हूं यहां पर 1 मोल डाल दिया, मान लो मैंने A का डाल दिया है, 1 मैंने आपके लिए डाल दिया B का, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास इनिशियली C और D है ही नहीं, तो आपके पास रिएक्शन कहां पर मूव करने वाली है, फॉरवर्ड के अंदर मूव करेगी। लेकिन लेट से कि मैंने इनिशियली ही आपके पास यहां पर 1 मोल C का भी डाल दिया है और 1 मोल D का भी डाल दिया है, तो अब इस केस के अंदर आपके पास रिएक्शन किस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी वो भी आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ योर Kc। तो कैसे निकालते हो उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, और फिर हम बात करेंगे एप्लीकेशन नंबर 3 की, जो कि आपके पास होती है इट कैन कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन, की एट इक्विलिब्रियम आपके पास अलग अलग स्पीशीज की कंसंट्रेशन क्या है। तो आपको कुछ प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करना होता है इस केस के अंदर, और वो कौन कौन से स्टेप्स आपके पास हैं वो मैंने यहां पर नोट्स में अच्छे से लिखे हुए हैं। तो जस्ट आपने अगर उन स्टेप्स को फॉलो किया तो आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। स्टार्ट करते हैं भाई अपनी एप्लीकेशन नंबर 1 को। सबसे पहले है इट कैन प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, की आपकी वो रिएक्शन कितने % कंप्लीट हो चुकी है। यहां में लिखा हुआ है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। आपके पास जो Kc की न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो इंडिकेट करती है आपको कि आपके पास रिएक्शन जो है वो कितनी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस Kc की वैल्यू बेसिकली आपके पास कुछ भी हो सकती है, बट 1 से बड़ी ही रहेगी, राइट। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या होने, 1 से बड़ी नहीं मतलब पॉजिटिव रहेगी आपके पास। इसकी वैल्यू आपके पास 0 से ज्यादा ही होने वाली है, नेगेटिव में इसकी वैल्यू नहीं होती है। तो 0 से ज्यादा वैल्यू तो इसकी है, लेकिन अगर मान लो इसकी वैल्यू 1000 है तो आपके पास आप क्या प्रेडिक्ट करते हो कि आपकी रिएक्शन कितनी हो गई है, उसी के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर लिखी हुई है, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट एट विच इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। फॉर एन एग्जांपल मान लो आपके पास कोई एक रिएक्शन है, मैं यहां पर ले देता हूं आपके पास रिएक्शन कोई N2 + 3H2 इक्विलिब्रियम में ट्वाइस ऑफ NH3। अब लेट से कि आपने इनिशियली इसमें क्या डाल दिया है, N2 डाल दिया और H2 डाल दिया, और आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि आफ्टर 30 मिनट्स आपके पास जो एक कंसंट्रेशन है N2 की, H2 की और अमोनिया की वो कांस्टेंट हो गई। यानी कि आप क्या बोलोगे कि आफ्टर 30 मिनट्स क्या किया इस रिएक्शन ने, इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया है, राइट। इसने क्या किया है भाई, 30 मिनट्स में इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया है। लेकिन अगर मैं इस टाइम के ऊपर इसके Kc की वैल्यू को निकालूंगा तो Kc की वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताएगा कि वो कितनी देर के अंदर इक्विलिब्रियम को अटेन करने वाला है। क्या वो 30 मिनट में करेगा, क्या वो 40 मिनट के अंदर करेगा, 40 मिनट्स में करेगा, 50 मिनट्स में करेगा, उसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर आप इनिशियली कुछ भी कंडीशंस के ऊपर चीजों को
को डाल रहे हो तो कितने टाइम में आपकी वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अटेन करेगी, उसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है फ्रॉम द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू। द मैग्नीट्यूड ऑफ Kc एंड Kp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सिंपल सी बात है, अगर मैं इसी रिएक्शन के लिखता हूं, मान लो Kc, तो मैं कैसे लिखूंगा भाई? Kc विल बी व्हाट? Kc विल बी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब। दिस विल बी योर Kc। इसको लिखना हम सीख चुके हैं। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो आपका Kc है, यहां पर ये जो आपके पास Kc है, दिस Kc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, क्योंकि आपके पास क्या है? न्यूमरेटर के अंदर है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो आपके पास Kc भी ज्यादा हो जाएगा। दैट मींस ये आपके पास क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड साफ साफ आपको ये भी दिख रहा है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट्स, क्योंकि अगर आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ N2 और कंसंट्रेशन ऑफ H2 की वैल्यू ज्यादा होगी तो आपके पास Kc क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपको फ्रॉम द एक्सप्रेशंस यू कैन कंक्लूड दैट योर Kc और योर Kp, अगर आपके पास यहां पर मैं लिखता हूं इसको पार्शियल प्रेशर टर्म्स के अंदर, तो फिर क्या बनेगा आपके पास? फिर आपको बनेगा यहां पर Kp इज इक्वल टू व्हाट? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू में पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। तो वही सेम कॉन्सेप्ट आप यहां पर भी लगाओगे। तो आप साफ साफ बता पा रहे हो कि आपके पास जो Kc और जो Kp है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टू द कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके पास है टू द कॉन्सेंट्रेशंस एंड यू कैन से पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स। वही चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है। एंड दिस इंप्लाइज दैट ए हाई वैल्यू ऑफ K इक्विलिब्रियम, अगर आपके पास K इक्विलिब्रियम की वैल्यू ज्यादा होगी, राइट, तो आप क्या बोलोगे कि आपके पास न्यूमरेटर में वैल्यू ज्यादा है, और अगर न्यूमरेटर में वैल्यू ज्यादा है दैट मींस क्या है कि आपके पास प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है। दिस इंप्लाइज दैट ए हाई वैल्यू ऑफ K इक्विलिब्रियम इज सजेस्टिव ऑफ ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड वाइस वर्सा। अगर आपके पास K की वैल्यू कम, दैट मींस आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है। तो वही चीज आपके पास मैंने यहां पर लिखी हुई है। आई होप कि ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, बट अगर नहीं आ रहा है तो आप जस्ट इसके एक्सप्रेशन को लिखकर देखिए, इस पॉइंट को दोबारा से रीड करिए, बड़े आराम से आपको वाला पॉइंट भी समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट वी कैन मेक द फॉलोइंग जनरलाइजेशन कंसर्निंग द कंपोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अब यहां से मैं बस आपको एक जनरल वे में बोल रहा हूं कि अगर आपके पास लेट से Kc की वैल्यू किसी भी एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए अगर वो 10 रेज़ टू दी पावर 3 से ज्यादा होती है, राइट, अगर आपके पास K की वैल्यू 10 की पावर 3 से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या होता है? एक रिएक्शन लेते हैं यहां पर, जनरली मान लो आपके पास कोई रिएक्शन आपके पास यहां पर हो रही है, A प्लस B गिव्स इक्विलिब्रियम में आपके पास यहाँ पर है C। तो अगर मैं यहाँ पर इसका लिखूंगा K वैल्यू तो क्या हो जाएगा पास? K इज इक्वल टू व्हाट? कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके पास जो K की वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन 10 रेज़ टू दी पावर 3, यानी कि आपके पास जो ये वैल्यू है दिस इज व्हाट? दिस इज ग्रेटर देन 10 रेज़ टू दी पावर 3। अब ये चीज़ कब हो सकती है? ये चीज़ तभी होगी जब आपके पास क्या होगा यहाँ पर कि जो न्यूमरेटर है ये आपके पास बहुत ज़्यादा हो इन कंपेरिजन टू दिस डिनोमिनेटर, और अगर आपके पास न्यूमरेटर ज़्यादा है दैट मीन्स आपके पास क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ C ज्यादा है इन कंपैरिजन टू व्हाट? इन कंपैरिजन टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। यानी कि इस टाइम पे आप ये बोलोगे दैट एट इक्विलिब्रियम आपके पास जो प्रोडक्ट है वो प्रीडोमिनेट करेगा ओवर रिएक्टेंट, एंड इफ Kc वैल्यू इज वेरी लार्ज द रिएक्शन प्रोसीड्स ऑलमोस्ट ऑल द वे टू कंप्लीशन। अगर आपके पास Kc 10 की पावर 3 से भी बड़ा है तो सोचकर देखिए कि आपके पास जो न्यूमरेटर होगा वो आपके पास डिनोमिनेटर से कितना ज्यादा होगा। भाई आपके पास मतलब क्या होता है? 1000 होता है, और अगर आपके पास इनका रेशो 1000 से भी ज्यादा है दैट क्लियरली मींस कि आपके पास न्यूमरेटर के अंदर बहुत बड़ा नंबर है इन कंपैरिजन टू डिनोमिनेटर। दैट मींस कंसंट्रेशन ऑफ C आपके पास बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B, और A और B आपके पास क्या है? रिएक्टेंट्स है। अगर ये आपके पास बहुत कम बचा है एट इक्विलिब्रियम इन कंपैरिजन टू दिस C यानी कि प्रोडक्ट, तो आप क्या बोलोगे कि जो आपके पास ये रिएक्शन है वो एट इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे ऊपर है, यानी कि आपके पास ऑलमोस्ट सारा के सारा जो रिएक्टेंट है वो क्या हो गया? आपके पास प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है? ये होता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास यहां पर जो Kc की वैल्यू है वो 10 की पावर -3 आएगा, यहां पर प्लीज इसको करेक्ट कर लेना। इफ Kc वैल्यू इज लेस देन 10 की पावर -3 यानी कि वो 0.001 से भी इतना आपके पास लेट से क्या है Kc की वैल्यू है, आपके पास यहां पर क्या था भाई? C कंसंट्रेशन डिवाइड में A कंसंट्रेशन इनटू में B कंसंट्रेशन, ये थी आपके पास रिएक्शन A प्लस B। इक्विलिब्रियम के अंदर आपके पास यहां पर क्या है? C है। अगर आपके पास Kc की वैल्यू इतनी कम है दैट क्लियरली मींस कि आपके पास यहां पर जो डिनोमिनेटर है वो बहुत
बड़ा रहा होगा, ये आपके पास क्या है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसकी वैल्यू बहुत कम है। और अगर ऐसा है तो आप क्या बोलोगे कि आपके पास वो जब रिएक्शन आपके पास स्टार्ट हुई है, वो स्टार्ट होते ही आपके पास क्या हो गई है, इक्विलिब्रियम को उसने अटेन कर लिया है। एंड एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आपके पास क्या है, बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू कंसंट्रेशन ऑफ सी। और आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो कि इस केस में रिएक्टेंट्स प्रीडोमिनेट ओवर प्रोडक्ट एंड इफ केसी इज वेरी स्मॉल द रिएक्शन प्रोसीड्स हार्डली एट ऑल। भाई अगर आपके पास ए और बी बहुत ज़्यादा बच गया है इन कंपेरिजन टू सी, तो आप क्या बोलोगे कि भाई रिएक्शन हुई नहीं है बिल्कुल भी, सी बिल्कुल बना ही नहीं है, ऑलमोस्ट आपके पास जो रिएक्शन है वो स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इफ केसी वैल्यू इज वेरी स्मॉल द रिएक्शन प्रोसीड्स हार्डली एट ऑल। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। लेकिन अगर आपके पास केसी की वैल्यू इज इन द रेंज ऑफ 10⁻³ to 10⁻³ तो उस केस में आप ये बोलने वाले हो कि आपके पास सिग्निफिकेंट अमाउंट रहेगा रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी एट इक्विलिब्रियम, राइट। तो इस चीज़ों को आप समझ सकते हो। यहाँ पर इस एरो से भी मैंने यहाँ पर एक एरो बनाया हुआ है एंड इस एरो के अंदर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपके पास क्या है, लेसर नंबर है, यहाँ आपके पास क्या है, ज़्यादा नंबर है, राइट। इधर आपके पास क्या है, मोर नंबर। तो अगर आपके पास इसकी वैल्यू 10⁻³ से भी कम रहती है, या आपके पास यहाँ पर क्या है 0.001 है, अगर आपके पास इसकी वैल्यू इससे भी कम रहती है तो आप क्या बोलोगे, रिएक्शन प्रोसीड हार्डली एट ऑल। अगर आपके पास इसकी वैल्यू 10⁻³ से ज़्यादा हो, आपको क्या बोलोगे, आप यहाँ पर बोल सकते हो रिएक्शन प्रोसीड्स टू कंप्लीशन। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यू इनके बीच में होती है तो फिर आप क्या बोलने वाले हो, आप बोलने वाले हो दैट बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम इन एप्रिशिएबल अमाउंट। तो एक सिंपल से डायग्राम से आप इन तीनों पॉइंट्स को समझ सकते हो और आप सिर्फ केसी की वैल्यू से आप ये बता पा रहे हो कि आपके पास जो रिएक्शन है वो कितने एक्सटेंट में आपके पास हो चुकी है। क्या आपके पास उस रिएक्शन के अंदर एट इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट ज़्यादा है, रिएक्टेंट ज़्यादा है, फिर दोनों आपके पास क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसा आएगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, एक बार आप इस क्वेश्चन को देखिए और करने का ट्राई भी कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग केसेस विच इज प्रीडोमिनेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ केसी। आपके पास यहाँ पर कुछ रिएक्शंस है और इन रिएक्शन आपका गिवन है, यहाँ पर इनकी केसी की वैल्यू गिवन है। लाइक फॉर एक रिएक्शन आपके पास यहाँ पर है H2 गैस प्लस Cl2 गैस इक्विलिब्रियम में ट्वाइस ऑफ HCl गैस और केसी की वैल्यू है 4.0 इंटू 10⁻31। तो आपको इसकी वैल्यू से प्रेडिक्ट करना है कि आपके पास इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट डोमिनेट कर रहा है या फिर आपके पास रिएक्टेंट डोमिनेट कर रहा है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है दैट दिस वैल्यू इज व्हाट, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 10⁻3। तो आप लोग क्या बोलोगे यहाँ पर कि भाई आपके पास एट इक्विलिब्रियम दिस प्रोडक्ट साइड विल बी डोमिनेटिंग फैक्टर हेयर। आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो डोमिनेट करेगा इन कंपेरिजन टू रिएक्टेंट। अब ये सेम कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है रिएक्शन नंबर 2 के ऊपर भी और 3 के ऊपर भी। 2 आपके पास है N2 गैस प्लस O2 गैस इक्विलिब्रियम के अंदर ट्वाइस ऑफ NO गैस। 3 आपके पास है N2O4 गैस इक्विलिब्रियम ट्वाइस ऑफ NO2 गैस। दोनों के लिए आपको केसी की वैल्यू यहाँ पर गिवन हुई है, तो कंपेयर कीजिएगा आप और आप मुझे बताइए नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कि सेकंड वाले के अंदर आपके पास क्या डोमिनेट करेगा और थर्ड वाले में क्या डोमिनेट करेगा, इधर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जो भी आपका आंसर है उसे आपको नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करना है, राइट। और आपको लेक्चर कैसे लगते हैं वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और सब्सक्राइब तो आपको जरूर कर ही लेना है। मैं मानकर चलता हूं कि आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, राइट। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इट कैन प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि आपके पास अगर मैं इनिशियली कुछ कंपोनेंट्स को डाल दूंगा तो वो किस डायरेक्शन के अंदर आपके पास इक्वेशन मूव करेगी इन ऑर्डर टू अचीव इक्विलिब्रियम। सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल प्रोसीड। अब ये वैल्यू आपके लिए हेल्पफुल है, लेकिन यहां पर आपके पास एक नया कॉन्सेप्ट भी आने वाला है जिसे हम लोग बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। आई होप कि आपने नाम सुना होगा, कक्षा 11वीं 12वीं की बात है। और रिएक्शन कोएफिशिएंट को आप Q से डिनोट करते हो, राइट, Q से डिनोट करते हो। जिस तरीके से आपके पास कांस्टेंट होता है इक्विलिब्रियम का एज Kp और Kc, उस तरीके से ही आप लोग यहाँ पर Q को भी एज Qp और Qc दोनों ही बोल सकते हो। अब ये क्या होता है आखिर रिएक्शन कोएफिशिएंट? तो रिएक्शन कोएफिशिएंट का जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल सेम होता है जैसे आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम का है। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो आप लिखते हो Kc को और Kp को, और इसको लिखते हुए आप जो कंसंट्रेशन और जो पार्शियल प्रेशर्स यूज करते हो वो आपके पास होती है कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम और यू कैन से पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम के अलावा आपके पास मैं किसी और टाइम के ऊपर उस रेशो को निकालूंगा तो उस टाइम पे मैं उस रेशो को क्या बोलता हूं, रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलता हूं। सिंपल चीज है, बस आप लोग इसको एक दो बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज पहले से आती भी होगी, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो हम नहीं करेंगे वहां से आपको चीजें हैं वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सो फॉर दिस पर्पस वी कैलकुलेट द रिएक्शन कोएफिशिएंट यानी कि QC
ये आपके पास QP भी हो सकता है, डोंट वरी। द रिएक्शन कोएफिशिएंट QC इज डिफाइंड इन द सेम वे एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे आप लिखते हो कि इक्विलिब्रियम को वैसे ही आपको लिखना है इसको भी, बस डिफरेंस ये है कि आपके पास जो कि इक्विलिब्रियम है वो आप सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के ऊपर ही अप्लाई करते हो। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं इन फीचर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसके बाद अगर आप लोग यहां पर यूज करोगे मोलर कंसंट्रेशन को तो आप लिखते हो QC, अगर आप यहां पर यूज करोगे पार्शियल प्रेशर को तो आप यहां पर लिखते हो क्या, QP। अब काफी सारे बच्चों को हो सकता है कि ये स्पीड जो है वो काफी ज्यादा तेज लग रही होगी कि हम काफी स्पीड में पढ़ रहे हैं इस चीज को। तो सबसे पहली बात कि यार सिलेबस बहुत ज्यादा है, अगर इतने ज्यादा सिलेबस को फ्री में प्रोवाइड करना है तो हमें नंबर ऑफ लेक्चर थोड़ा सा कम बनाना पड़ेगा, एंड साथ में सब कुछ आपके सामने लिखा ही हुआ है। तो जस्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लेक्चर को देखते वक्त पहले प्लीज सारी की सारी बातें सुना करो, उसके बाद आप अलग से नोट्स को बना लिया करो। बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में आप उस स्क्रीनशॉट की हेल्प से अपने नोट्स को भी प्रिपेयर कर सकते हो। अब बात करते हैं सिंपल सी एक जनरल रिएक्शन की। रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है AA + BB CC एंड DD, आपके पास क्या है, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। तो इसके लिए आपके पास QC क्या होगा भाई, जिस तरीके से आप लिखते हो KC को वैसे ही लिखना है। क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C रेज़ टू द पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज़ टू द पावर D डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू द पावर A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B रेज़ टू द पावर B आएगा यहाँ पर भाई, है ना, रेज़ टू द पावर B। तो अगर मैं इस QC को कैलकुलेट कर रहा हूं किसी भी टाइम के ऊपर, ऐसा नहीं है कि आपके पास ये निकाल रहे हो इक्विलिब्रियम के ऊपर, लेट्स से कि आपने रिएक्शन में कुछ A डाल दिया, B डाल दिया, C डाल दिया एंड D डाल दिया, और इनिशियल टाइम पे ही आप इस रेशो को निकाल कर देख रहे हो, और आपको इस रिएक्शन के लिए KC की वैल्यू ऑलरेडी पता है, राइट। अगर आपको इसकी KC की वैल्यू पता है तो आपने क्या किया है, एट T = 0 आपने QC को निकाल कर देखा। और अगर आपके पास ये जो QC है, अगर इस QC की वैल्यू आपके पास इस KC से छोटी आई, राइट, KC आपके पास क्या होता है, सेम रहेगा एक तरीके से C की पावर C, D की पावर D डिवाइडेड बाय A की पावर A एंड B की पावर B, राइट, सेम रहेगा। लेकिन आपके पास यहाँ पर जो एक कंसंट्रेशन, दिस इज एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम आपके पास यहाँ पर ये होता है। अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपके पास कोई भी एक रिएक्शन है जो कुछ टाइम के अंदर इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगी, और सारी रिएक्शंस कुछ टाइम के बाद सही लेकिन इक्विलिब्रियम को अटेन करने की कोशिश करती है। अगर आपके पास ये QC KC से छोटा निकल कर आया, लेट्स से आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यू है 10 और आपके पास ये वैल्यू निकल कर आ गई लेट्स से 0.1, तो ये क्या करेगा भाई, ये 0.1 से 10 की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। और अगर मुझे इसकी वैल्यू को इंक्रीज करना है तो उसका मेरे पास एक ही तरीका है। तरीका क्या है, या तो मैं इसके न्यूमरेटर की वैल्यू को इंक्रीज कर दूं, है ना, या तो मैं इसको इंक्रीज कर दूं, या फिर मैं इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू को डिक्रीज कर दूं। और दोनों ही चीजें ये कह रही है कि आपके पास A और B कंज्यूम हो रहा है और C और D प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि आपके पास रिएक्शन कहां पर जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। तो एक सिंपल सा पॉइंट यहां पर बन गया है कि अगर आपके पास QC लेस देन KC होता है देन रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, ताकि आपके पास प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो सके, यानी कि न्यूमरेटर बढ़ सके, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा। और इन दिस केस आप क्या बोलोगे, आप 0.1 से 10 की तरफ अप्रोच कर रहे होगे, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपके पास ये QC की वैल्यू KC से ज़्यादा निकल कर आ गई तो उस केस में क्या होगा, लेट्स से आपका इसकी वैल्यू तो क्या है 10 ही है, लेकिन आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आई इसकी, ये आपके पास 0.1 नहीं आई, ये आपके पास लेट्स से आ गई है 100। तो अब ये 100 से 10 की तरफ अप्रोच करेगा। और अगर आपको इसको 100 से कम करना है तो कम कैसे करोगे, कम करने के आपके पास क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके होंगे। कौन कौन तरीका पास हो सकते हैं, आपके पास यहाँ पर तरीका हो सकता है कि आप क्या करो, यहाँ पर इस न्यूमरेटर को तो डिक्रीज कर दो, या फिर आप इसको क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। और ये दोनों चीज़ आपसे क्या कह रही है, आपसे कह रही है कि आपके पास जो रिएक्शन कहाँ पर मूव करेगी, अब वो मूव करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ताकि आपके पास जो A है वो इंक्रीज हो सके, B भी इंक्रीज होगा, और जो C और D आपस हो जाएंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे। एंड ओवरऑल क्या होने वाला है कि आपके पास न्यूमरेटर कम होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, तो आप यहां पर 100 से 10 की तरफ अप्रोच कर सकते हो, राइट। ये चीज आप यहां पर कर लोगे, यानी कि अगर आपके पास QC बड़ा है KC से देन रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स। और अगर आपके पास ये QC 100 ना आता, अगर यहाँ पास 10 ही निकल कर आ जाए तो आप लोग क्या बोलोगे, भाई रिएक्शन आपके पास ऑलरेडी कहाँ है, इक्विलिब्रियम के ऊपर ही है, यानी कि अब आपके पास जो रिएक्शन है वो कहीं पर भी शिफ्ट नहीं होगी, वो जहां पर है वहीं पर ही रहेगी। सो इफ QC इज इक्वल टू KC देन रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, सिंपल सी चीज है। तो QC की वैल्यू को निकालकर आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपके पास वो रिएक्शन किस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी इन ऑर्डर टू अटेन द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को अटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके पास एक सिंपल सा न्यूमेरिकल बन सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, फॉर द रिएक्शन NOBr गैस इक्विलिब्रियम के
अंदर है NO गैस प्लस हाफ Br2 गैस। द Kp की वैल्यू इज गिवन है आपको 0.15 एटमॉस्फेयर की पावर हाफ एट 90 डिग्री सेल्सियस। इफ NOBr, NO and Br2 आर मिक्सड एट दिस टेम्परेचर हैविंग पार्शियल प्रेशर इक्वल टू 0.5 एटमॉस्फेयर, 0.4 एटमॉस्फेयर एंड 2.0 एटमॉस्फेयर रेस्पेक्टिवली, विल Br2 बी कंज्यूम्ड और फोर, क्या आपके पास Br2 कंज्यूम होगा या फिर वो बनेगा। तो बस आपको यही बताना है कि आपके पास जो रिएक्शन है वो आपके पास जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर या फिर बैकवर्ड के अंदर। अगर जाएगी वो फॉरवर्ड के अंदर क्या बोलोगे आप, बोल दो आपके पास Br2 यहाँ पर क्या होगा, फॉर्म होगा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड के, आप लोग क्या बोलोगे, फिर आप यहाँ पर बोल दोगे आपके पास जो Br2 क्या हो रहा है वो कंज्यूम हो रहा है। तो बस आपको यही चेक करना है कि आपके पास जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, और उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है Q निकालने की, यानी कि रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालने की। अब यहाँ पर बात हो रही है आपके पास पार्शियल प्रेशर्स में, तो आप यहाँ पर यूज करने वाले हो Qp को। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आपके पास Qp क्या हो जाएगा, दिस विल बी प्रेशर ऑफ NO, इसकी पावर क्या रहेगी 1, प्रेशर ऑफ Br2 इसकी पावर क्या रहेगी हाफ, मैंने यहाँ पर हाफ लगा दिया, डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ NOBr। तीनों आपके पास किसके अंदर है, गैस के अंदर है, तो तीनों को ही आपको इंक्लूड करना है। और तीनों की कंसंट्रेशंस आपको गिवन है, एक की गिवन आपको 0.5 एटमॉस्फेयर, 0.4 एंड 2.0। ये आपके पास है NOBr की, ये आपके पास है NO की, और ये आपके पास यहाँ पर किसकी है, Br2 की है। तो इनकी वैल्यूज को जस्ट यहाँ पर पुट कर देखो और निकालो अपने Qp को। दिस विल कम आउट एज 0.36 एटमॉस्फेयर हाफ। अब आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए Kp की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितनी गिवन है भाई, आपको गिवन है 0.1 एटमॉस्फेयर की पावर हाफ। आपके पास यहाँ पर Qp क्या आया, ये आपके पास आ गया 0.36 एटमॉस्फेयर की पावर हाफ, और बच्चा भी बता देगा कि आपके पास 0.36 क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी कि आपके पास क्या आ गया, Qp इज ग्रेटर देन Kp। और अगर ऐसा होता है तो आप पढ़ चुके हो कि आपके पास जो रिएक्शन कहां पर मूव करेगी, वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी। और अगर ये रिएक्शन जा रही है बैकवर्ड के अंदर, तो आप क्या बोलोगे भाई कि आपका जो Br2 है ये आपका कंज्यूम होगा, राइट, ये आपका कंज्यूम होगा, और NO भी कंज्यूम हो रहा है, और आपके पास NOBr क्या हो रहा है, ये आपके पास फॉर्म होगा। तो आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट Br2 विल बी कंज्यूम्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आ सकता है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस भाई आपको जेई मेंस के अंदर और जेई एडवांस में बहुत देखने को मिलेंगे, और IIT जैम के अंदर भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस अब आते हैं इक्विलिब्रियम से। तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान समझिएगा। एक बार आप वीडियो को पॉज कर इस क्वेश्चन को कर देख सकते हो, बाकी मैं दोस्तों कराऊंगा ही। क्वेश्चन क्या है, प्रेडिक्ट वेदर 1% CO2 इन एयर इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट एनी लॉस इन वेट ऑफ MgCO3 और नॉट। आपको Kp की वैल्यू गिवन है और आपको रिएक्शन भी यहां पर लेट से गिवन है, राइट। तो ये चीजें आपको गिवन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी काफी सारी बातें छुपी हुई है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर से ही अपने काम की चीजें निकालनी है, राइट। कैसे निकालोगे आप, आपके पास इक्वेशन है, राइट, इसमें आपके पास ये भी क्या है सॉलिड के अंदर, ये भी क्या है सॉलिड के अंदर। तो सॉलिड स्पीशीज को आप इंक्लूड नहीं करोगे व्हाइल राइटिंग, चाहे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लो, चाहे आप लिख लो रिएक्शन कोएफिशिएंट लिख लो। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का अगर मैं लिखना चाहता हूं Qp, तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी जस्ट द प्रेशर ऑफ CO2, क्योंकि ना तो आपको इसको इंक्लूड करना है ना ही आपको इसको इंक्लूड करना है, और इसके पास कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो इसका आपके पास Qp क्या हो जाएगा, सिंपली पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अब जनरली जब भी आप Qp की बात करते हो, Kp की बात करते हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपको हमेशा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की तरफ हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि उसका यहां पर बहुत बार यूज होता है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का, जो आपसे कहता है कि अगर आपके कंटेनर के अंदर बहुत सारी गैसेज हैं, लेट्स से आपके पास A गैस है, आपके पास B गैस है, आपके पास C गैस है, और मुझे इस कंटेनर के अंदर जो आपके पास इस टाइम प्रेशर होगा, दैट प्रेशर विल बी बिकॉज ऑफ ऑल दीज 3 गैस, जिसको मैं क्या बोलूंगा, टोटल प्रेशर बोलूंगा। लेकिन अगर मुझे सिर्फ A गैस की वजह से कितना प्रेशर बना है वो निकालो, मैं कैसे निकालूंगा उसको, मैं उसको निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो आपसे कहता है दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ A विल बी व्हाट, कि इसका मोल फ्रैक्शन क्या है आपके इस कंटेनर में इनटू में टोटल प्रेशर। एक सिंपल सा आपके पास यहां पर ये लॉ होता है, जिसको आप कक्षा 11वीं के अंदर पढ़ते हो। तो अब हम यहां पर इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रेडिक्ट वेदर 1% CO2 इन एयर इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट एनी लॉस इन द वेट ऑफ MgCO3। अब देखिए भाई आपके पास यहां पर MgCO3 क्या है, सॉलिड के अंदर है। अगर इसका वेट लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास रिएक्शन कहां पर जाएगी, फॉरवर्ड के अंदर जाएगी, राइट। अगर आपको इसके वेट लॉस को रोकना है तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये रिएक्शन आपके पास बैकवर्ड के अंदर मूव करेगी या फिर नहीं करेगी। अगर आपके पास ये मूव करेगी फॉरवर्ड के, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि भाई यस MgCO3 क्या करेगा भाई, वेट लॉस करेगा। लेकिन अगर आपके पास ये रिएक्शन बैकवर्ड के अंदर मूव करेगी तो आप लोग क्या बोलने वाले हो,
आप बोलोगे कि MgCO3 यहां पर फॉर्म होगा, उसका फर्दर वेट लॉस नहीं होगा। अब गिवन क्या है आपको, गिवन है आपको 1% CO2 इन एयर। अब सबको पता है कि एयर के अंदर, यानी कि हमारे पास जो यहां पे आपके पास एयर है, इस एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज होती है और उसके अंदर आपके पास क्या है 1% CO2 है, राइट। 1% CO2 है, बाकी 99% क्या है, कोई कुछ भी मान लो आप, लेट से B गैस है, C गैस है, आपके पास आर्गन होती है, CO2 होता है, बहुत सारी गैस आपके पास एयर के अंदर है, लेकिन उस एयर के अंदर आपके पास क्या है 1% CO2 है। यानी कि अगर आपके पास यहां पर एयर होगी और इस कंटेनर के पास क्या है, यहां पर टोटल 100 मोल्स ऑफ गैसेज हैं, राइट। वो आपके पास हो सकते हैं बहुत सारी गैसेज, लेकिन इस 100 मोल के अंदर आपके पास क्या है, यहां पर 1 मोल होगा किसका, CO2 का। यही आपके पास क्या होता है भाई 1% CO2 का मतलब होता है। भाई 1% मतलब क्या है, आउट ऑफ 100 आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 मोल CO2 का है। तो आपने यहां पर 1 मोल CO2 आपके पास है इन टोटल 100 मोल्स ऑफ गैसेज के अंदर, तो आप यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 को बड़े इजीली निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा वो, सिंपली कि भाई आपके पास CO2 के मोल्स कितने हैं यहां पर, सिर्फ और सिर्फ 1 है, यानी कि 1 डिवाइड बाय करोगे टोटल मोल कितने हैं, टोटल आपके पास यहाँ पर कितने हैं भाई 100 है, तो मैंने यहाँ पर 100 लिख दिया। तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा मोल फ्रैक्शंस ऑफ CO2 इज इक्वल टू व्हाट 1/100। और एयर का आपके पास प्रेशर क्या होता है भाई, आप बहुत बार यूज करते हो दैट जो हमारे आसपास एयर है इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है आपके पास 1 एटमॉस्फेयर है। तो टोटल प्रेशर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो एयर का प्रेशर होता है दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। तो आपको यहाँ से अगर QP निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2। अब मैं यूज करूंगा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विल बी व्हाट, इसका मोल फ्रैक्शन कितना है इनटू में टोटल प्रेशर। तो आपके पास गिवन है 1% CO2, दैट मींस इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/100। और आपको पता है कि आपके पास एयर का टोटल प्रेशर क्या होता है भाई, वो होता है 1 एटमॉस्फेयर। तो आप यहां से प्रेशर यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 निकाल पा रहे हो 0.01 एटमॉस्फेयर, और यही आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा QP की वैल्यू हो जाएगी। अब अगर आपके पास इसी एयर के अंदर लेट से 2% CO2 होता तो आपके पास इसका मोल फ्रैक्शन क्या होता 2/100 हो जाता। अगर आपके पास यहां पर 10% CO2 होता तो आपके पास इसका मोल फ्रैक्शन क्या होता 10/100 हो जाता। तो इस तरीके से परसेंटेज को चेंज कर करके वो यहां पर अपने मोल फ्रैक्शन को चेंज कर देगा, और अगर आपके पास यहां पर मोल फ्रैक्शन चेंज होगा तो आपके पास यहां पर QP की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपके पास QP कितना आया है 0.01 निकल कर आया है, और इस रिएक्शन के लिए आपको KP गिवन है 0.095 एटमॉस्फेयर। अब ध्यान से देखो, आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपका जो KP है वो क्या है, आपके पास यहां पर ज्यादा है QP से, और अगर आपका QP लेस देन होता है KP से तो आपको पता है दैट रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर आपके पास ये रिएक्शन जा रही होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर तो आप क्या बोलोगे कि भाई MgCO3 तो कंज्यूम हो रहा है। अगर ये कंज्यूम होगा तो इसका वेट लॉस होगा, यानी कि 1% CO2 इन एयर इज नॉट सफिशिएंट टू प्रिवेंट द लॉस इन वेट ऑफ MgCO3। लेकिन अगर आपके पास यहां पर ये CO2 एयर के अंदर 5% होता, लेट से आपके पास ये 10% होता, 12% होता, तो उस केस में आपके पास ये QP अलग आता, और फिर आप दोबारा से देखते कि आपके पास उस केस में आने वाला QP क्या आपके पास KP से बड़ा है कि छोटा है, फिर आप कंपैरिजन करते और फिर आप इस क्वेश्चन को अलग तरीके से आंसर कर देते। बट आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं नंबर 3 एप्लीकेशन की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। कि आप यहां से एट इक्विलिब्रियम अपने उस रिएक्शन में जो जो आपके पास वहां पर स्पीशीज होंगी उन सब की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को भी इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। तो यहां मैंने क्या लिखा हुआ है भाई, यहां मैं लिखा हुआ है इन केस ऑफ अ प्रॉब्लम इन विच वी नो द इनिशियल कंसंट्रेशंस बट डू नॉट नो एनी ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन द फॉलोइंग 3 स्टेप शैल बी फॉलोड। और ये वही है आपके पास ICE टेबल, मैं आपको ऑलरेडी बनाना सिखा चुका हूं, लेकिन अब मैंने यहां पर लिखा हुआ है स्टेप वाइज कि आपको किस तरीके से यहां पर अपनी कंसंट्रेशंस को निकालना है एट इक्विलिब्रियम। अगर आपको उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ इनिशियल कंसंट्रेशंस गिवन है रिएक्टेंट की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपनी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। भाई बैलेंस करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज इक्वेशन को पहले बैलेंस करना। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है स्टेप 1 में राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। पहले आपको उस केमिकल रिएक्शन के लिए जो आप इक्वेशन लिखते हो आपको उसको बैलेंस करना है, और बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। अगर बैलेंसिंग गलत होगी तो सब कुछ गलत हो जाएगा। फिर स्टेप 2 में आपको क्या करना है, यहां पर आपको बनानी है ICE टेबल। अंडर द बैलेंस्ड इक्वेशन मेक अ टेबल दैट लिस्ट फॉर ईच सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। आपको यहां पर लिखना है कि उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है, और एट इक्विलिब्रियम आपके पास कंसंट्रेशन क्या है, यानी कि ICE। I का मतलब इनिशियल, C का मतलब चेंज एंड E का मतलब इक्विलिब्रियम। ये बनाना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर अब स्टेप
स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आखिर किस तरीके से आपको आईसीई टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है। सो इन कंस्ट्रक्टिंग द टेबल डिफाइन X as the concentration mole per liter of one of the substance that react on going to equilibrium, then use the stoichiometry of the reaction to determine the concentration of other substance in terms of X। अब इसका मतलब क्या है, मान लो आपके पास यहाँ पर मैं कोई रिएक्शन मान लेता हूँ, आपके पास यहाँ पर क्या है भाई, लेट्स से A प्लस का 2B इक्विलिब्रियम में आपके पास यहाँ पर क्या है 3C, आपके पास यहाँ पर रिएक्शन गिवन है और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको इनिशियल यहाँ पर क्या गिवन है, आपको इनिशियली यहाँ पर गिवन है लेट्स से आपके पास यहाँ पर है 0.1 मोलर A है, 0.1 मोलर आपके पास यहाँ पर B है एंड आपके पास C इनिशियली कुछ भी नहीं है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप यहाँ पर लेट्स से Q को भी निकालोगे, अगर आप यहाँ पर निकालोगे अपने रिएक्शन क्वोशंट को, दैट विल बी कट, दैट विल बी जीरो, बिकॉज आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट क्या इनिशियली जीरो है, तो आपके पास Q क्या आएगा, जीरो आएगा और K की वैल्यू पास क्या होती है, जीरो से बड़ी ही होती है हमेशा। तो आपके पास ये जो रिएक्शन कहाँ पर जाएगी, वो फॉरवर्ड के अंदर ही मूव करेगी, सिंपल सी बात है। तो अगर आपके पास रिएक्शन फॉरवर्ड के अंदर मूव करेगी तो चेंज क्या रहेगा भाई, आप यहाँ पर सिंपली ये कर दो कि आपके पास जो A है, अगर ये आपके पास X कम हो रहा है, अगर ये आपके पास X कम हो रहा है और आपको दिख रहा है कि आपके पास A क्या है, कोफिशिएंट आपके पास क्या है 1 है, तो अगर आपके पास यहाँ पर जो ये A है, अगर ये आपके पास X कम होगा तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि A और B में आपके पास रेशो क्या है भाई, 1:2 का है। तो अगर आपके पास A का 1 मोल कम होगा तो B का 2 मोल कम होगा। सेम उस तरीके से आप बोल सकते हो कि अगर आपके पास A की X कंसंट्रेशन कम हो रही है तो आपके पास B कितनी होने वाली है, फिर -2x होगी। और अगर आपके पास A जो है वो 1 मोल खर्च होता है तो आपके पास C कितना बनेगा, 3 मोल बनेगा। दैट मीन्स अगर आपके पास A की X कम हुई है तो आपके पास C कितना बन जाएगा, यहाँ पर सिंपली प्लस का 3x बन जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, इन कंस्ट्रक्टिंग द टेबल डिफाइन X एज द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द सब्सटेंस दैट रिएक्ट ऑन गोइंग टू इक्विलिब्रियम, यानी कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम के अंदर मूव करेगी, यानी कि आपको पता है कि जाएगा फॉरवर्ड के अंदर, यानी कि आपका A कंज्यूम हो रहा है, B कंज्यूम हो रहा है और C आपके पास बनेगा। तो मैंने कह दिया कि आपके पास जो A है वो कंज्यूम होगा -x, जो B है वो कंज्यूम कितना हो जाएगा, फिर -2x, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है, और जो आपके पास यहाँ पर C है वो कितना बन जाएगा, फिर सिंपली प्लस का 3x बन जाएगा। तो ये दोनों कंज्यूम होंगे इसलिए नेगेटिव के अंदर है, ये आपके पास फॉर्म होगा इसीलिए पॉजिटिव के अंदर है। सो एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन, भाई 0.1 इनिशियली थी, x इसकी हो गई कम, तो क्या बन जाएगा पास 0.1 माइनस का x। अब यहाँ पर 2 कितना था आपके पास, 0.1 इनिशियली था, खर्च कितना हो गया, 2x खर्च हो गया, तो कितना बच जाएगा इक्विलिब्रियम 0.1 माइनस का 2x, और यहाँ पर कितना बन जाएगा, फिर बन जाएगा यहाँ पर सिंपली 3x। और फिर आप इस x के टर्म के अंदर ही इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख डालो। कैसे लिखोगे भाई, आपके पास Kc क्या हो जाएगा यहाँ पर कि भाई इक्विलिब्रियम के ऊपर आपके पास कंसंट्रेशंस क्या क्या हैं, तो C की आपके पास कितनी है यहाँ पर 3x है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ C का लगाऊंगा क्यूब डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर। और ध्यान रखना कि आपको यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है ये आपको वो पुट करनी है जो आपके पास एट इक्विलिब्रियम है। सो एट इक्विलिब्रियम C इज व्हाट, C इज इक्वल टू 3x, तो इसका आएगा ऊपर क्यूब डिवाइडेड बाय A कितना है, A इज 0.1 माइनस का x, और आपके पास यहाँ पर B कितना है, B आपके पास यहाँ पर है 0.1 माइनस का 2x। तो इस तरीके से आपने अपने Kp को लिख दिया इन टर्म्स ऑफ x। और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होगा भाई, Kc की वैल्यू आपको गिवन होगी, तो Kc की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, फिर आप इस इक्वेशन को x के लिए सोल्व कर लो। अब ये इक्वेशन बहुत टफ बन रही है, लेकिन आपको एग्जाम के अंदर जो इक्वेशन मिलने वाली है वो बहुत ही ईजी इक्वेशन मिलेगी। हद से हद आपके पास क्या बन जाएगा, कभी कभार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सोल्व करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, वो हम लोग सीखने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम वाले पार्ट के अंदर, क्योंकि वहां पर तो हमें ये पढ़ना ही है, राइट। वहां पर तो हमें पीएच निकालना है, वीक एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड्स का, वीक बेस का, बफर्स का। तो वहां पर तो आपके पास जो इक्वेशन है वो बहुत बार क्या बनने वाली है, क्वाड्रेटिक बनेगी। तो जो आपके पास इस टॉपिक के ऊपर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन है उसको हम लोग कहां पर करेंगे, उसको हम लोग वहीं कर लेंगे आयनिक के अंदर। लेकिन अभी के लिए मैंने यहाँ पर बस लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस इनटू द इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड देन सोल्व फॉर x। इफ यू आर टू सोल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चूज द मैथमेटिकल सॉल्यूशन दैट मेक्स केमिकल सेंस। आई होप कि आपको पता हो कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है भाई, ये आपके पास होगी जिसके अंदर आपके पास x की पावर क्या होती है, 2 होती है। जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपके पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास यहाँ से क्या निकलने वाली है, x की 2 वैल्यू निकलेगी, लेकिन आपके पास यहाँ पर तो x की वैल्यू 1 ही हो सकती है, 2 कैसे होगी, राइट। तो उनमें से कौन सी वैल्यू आपके पास सही होगी वो आपको चूज वही करनी है जो केमिकल सेंस बनाए। तो कैसे आपको उनको चूज करना होता है, 2 वैल्यू कैसे निकलेगी,
इसके बारे में हम लोग कहाँ बात करेंगे, आयनिक इक्विलिब्रिया के अंदर ही बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप अपनी नोट्स कॉपी के अंदर प्लीज इस वाले पार्ट को यहाँ पर लिखकर चलिए। और एक बार अगर आपके पास x आ गया तो उसके बाद करना क्या है, उसके बाद तो कुछ नहीं करना, निकल गई आपके पास कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। कैसे निकालोगे, आपको पता है a कितना है 0.1 माइनस का x, तो अगर आपने x को निकाल लिया तो x की वैल्यू को पुट करो, a निकल जाएगा एट इक्विलिब्रियम, x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करो, b निकल जाएगा एट इक्विलिब्रियम, x की वैल्यू को यहाँ पुट करो, आपके पास c भी निकल जाएगा एट इक्विलिब्रियम। बड़े इजीली आप यहाँ पर इन चीजों को निकाल पाओगे। वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस फ्रॉम द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ x, एंड देन जो आपके पास यहाँ पर ये जो a की वैल्यू आएगी, जो b की वैल्यू आएगी एट इक्विलिब्रियम, जो c की वैल्यू एट इक्विलिब्रियम, इनकी जो वैल्यू आई है उनकी वैल्यू को आप वापस से Kc के एक्सप्रेशन के अंदर पुट करना और आप चेक करना कि आपके पास जो Kc आया है क्या ये वही है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। इसको अगर आप लोग चेक करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो कैलकुलेशंस की है वो बिल्कुल सही की हैं। तो प्लीज आप लोग एक बार चेक कर भी इसको देख सकते हो। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन के आप लोग समझ जाओगे चीजें कैसे करनी होती है। तो क्वेश्चन है आपके सामने, 5 moles of H2 gas and 5 moles of iodine vapor are taken in a vessel of 10 liter vessel, determine the moles of the each species at equilibrium। आपके पास रिएक्शन यहाँ पर है H2 गैस प्लस I2 गैस gives twice of HI गैस, आपको यहाँ पर Kc की वैल्यू गिवन है 49। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप ICE टेबल को बनाते हो तो मेक श्योर करना कि आप वहां पर कंसंट्रेशंस को ही पुट करो, जितना हो सके। अगर आप वहां पर कंसंट्रेशंस को पुट करोगे तो आपके आंसर्स जो है वो बड़े इजी निकल पाएंगे। हालांकि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है यहाँ पर 5 moles of H2 एंड 5 moles of iodine vapor, तो आपको मोल गिवन है, आपको यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं गिवन है, लेकिन आपको यहाँ पर वेसल का वॉल्यूम पता है। तो अगर आपको मोल पता होता है और आपको वॉल्यूम पता होता है तो आप यहाँ से कंसंट्रेशंस इजीली निकाल सकते हो। क्या होती है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मेरे को यहाँ पर लिखना है कि आपके पास H2 की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, तो मैं क्या लिखूंगा भाई, H2 की इनिशियल कंसंट्रेशन इज व्हाट, कि इसके मोल्स कितने हैं, मोल्स आपके पास यहाँ पर क्या है 5 है, यानी कि 5 लिखूंगा। वॉल्यूम क्या है वेसल का, वॉल्यूम है 10 लीटर, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 10, तो ये क्या आ जाएगा पास यहाँ पर 0.5 मोलर आ जाएगा। एंड सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ I2, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ I2 क्या हो जाएगा पास, इनिशियली मोल्स कितने हैं, मोल है 5, वॉल्यूम कितना है 10, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा 0.5 मोलर आ जाएगा। तो पहले आप लोग अपने क्वेश्चन में दिए गए कंडीशन से कंसंट्रेशंस को निकाल लो, ताकि जब मैं ICE टेबल के अंदर वैल्यूज को पुट करूं तो वहां पर मैं कंसंट्रेशंस को ही पुट करूं, राइट। तो आपके पास H2 कितना है इनिशियली 0.5 है, I2 कितना है 0.5 है, HI बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर आपके पास प्रोडक्ट इनिशियली है ही नहीं तो आपको पता है कि रिएक्शन कहां पे मूव करेगी, फॉरवर्ड के अंदर मूव करेगी। अगर ये फॉरवर्ड के अंदर मूव कर रहेगी तो आपके पास H2 भी कंज्यूम होगा, I2 भी कंज्यूम होगा और HI क्या बनेगा, HI फॉर्म होगा। तो उस केस में क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख दोगे माइनस का x, कोफिशिएंट क्या है 1 है, कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो क्या आएगा माइनस का x, यहाँ पर कोफिशिएंट पास क्या है 2 है, तो यहाँ पर क्या जाएगा पास प्लस का 2x आ जाएगा। सो एट इक्विलिब्रियम आपके पास H2 कितना बचेगा 0.5 माइनस का x, या I2 कितना बचेगा 0.5 माइनस का x, और HI कितना हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2x। तो x की टर्म के अंदर आप अभी यहाँ पर अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बड़े इजीली लिख सकते हो। क्या बन जाएगा भाई आपके पास वो, सो इस केस में बस क्या बनने वाला है यहाँ पर आपके पास Kc, योर Kc विल बी व्हाट, योर Kc विल बी इक्वल टू 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस का x इनटू में 0.5 माइनस का x। मैंने किया क्या है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर जस्ट कंसंट्रेशन पुट की है एट इक्विलिब्रियम। ये आपके पास क्या है कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर है, ये आपके पास यहाँ पर क्या है कंसंट्रेशन ऑफ H2 है, ये आपके पास यहाँ पर क्या है कंसंट्रेशन ऑफ I2 है, और यही आपके पास यहाँ पर क्या बनने वाला है Kc का एक्सप्रेशन बनेगा। तो वैल्यू को मैंने पुट कर दिया इन टर्म्स ऑफ x, और आपको Kc की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है 49 आपको गिवन है, तो जस्ट कुछ नहीं किया है, उनको इक्वेट कर दिया है। Kc विल बी व्हाट 2x का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.5 माइनस x, 0.5 माइनस x इक्वल टू 49, तो ये क्या बन जाएगा 2x अपॉन में 0.5 माइनस x का होल स्क्वायर। भैया आपके पास क्या है, ये भी और ये भी दोनों चीज सेम है, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको लिख दूंगा 0.5 माइनस का x का स्क्वायर, तो ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये 2x अपॉन में 0.5 माइनस x का होल स्क्वायर। ये क्या है 49 है। अब क्या करोगे आप यहाँ पर, यहाँ भी लो स्क्वायर रूट, यहाँ भी लो स्क्वायर रूट, तो क्या बन जाएगा ये अंडर रूट ऑफ 49 के आपके पास क्या होता है 7 होता है। तो बस मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया हुआ है, फिर मैंने उसको सॉल्व किया हुआ है इक्वेशंस को। तो जैसे ही आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास x क्या आ जाएगा, x विल बी 0.389। तो अगर आपके पास x आ गया तो आप यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ H2, I2 और HI एट इक्विलिब्रियम बड़े इजीली निकाल पाओगे। H2 की और I2 के पास क्या थी 0.5 माइनस का x, वैल्यू को पुट कर दिया तो ये कितना आपके पास आएगा 0.111 मोलर आएगा।
एच आई के पास क्या था इक्विलिब्रियम के ऊपर 2x, तो ये रहा 2, ये रहा आपके पास x, तो ये कितना हो जाएगा 0.778 मोलर। अब ये कंसंट्रेशन है, लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन था कि आपको इनके मोल्स निकालने हैं, तो कर लो भाई कन्वर्ट। आपको पता है कि वॉल्यूम क्या है आपके पास 10 लीटर, वो जो पहले था वही बाद में रहेगा। तो अगर आपको कंसंट्रेशन पता है, आपको वॉल्यूम पता है, तो वहां से आप मोल्स निकाल सकते हो। जस्ट आपको कंसंट्रेशन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मेरे को यहाँ पर निकालना होगा मोल्स ऑफ H2, मैं कैसे निकालूंगा, इसकी कंसंट्रेशन क्या है इनटू में वॉल्यूम, यानी कि इनटू में 10, तो कितना पास हो जाएगा 1.11 हो जाएगा। यानी कि H2 के और I2 के मोल्स यहाँ पर कितने आएंगे 1.1 मोल्स, और आपके पास HI के पास क्या हो जाएगा 0.778 कंसंट्रेशन है आपके पास, इनटू में 10 करोगे, यहाँ पास क्या बन जाएगा फिर 7.78 मोल्स बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर चीज़ों को निकाल लिया। अब क्वेश्चन के अंदर आपको इनिशियली मोल्स गिवन था, आपसे लास्ट में क्या पूछा था, मोल्स ही पूछा था, लेकिन जब आप आईसीई टेबल में वर्क करोगे तो वहां पर आपको कंसंट्रेशंस के अंदर काम करना है। तो पहले भी आपको मोल को कन्वर्ट करना है कंसंट्रेशन में, फिर बाद में भी आपको कंसंट्रेशन कन्वर्ट करना है मोल के अंदर। लेकिन ध्यान रखना हमेशा आईसीई टेबल को लिखते वक्त आपको कंसंट्रेशंस का जितना हो सके आपको उतना ही यूज करना है। अब एक और सिंपल सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम उसी टाइप का है, कर देखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, 2 moles of PCl5 gas is taken in 10 liter vessel, calculates its concentration at equilibrium। ये आपके पास बिल्कुल सेम रिएक्शन है, बस थोड़ी सी उल्टी है। वो आपके पास कैसे थे, आपके पास वो थे आपके पास H2 गैस प्लस I2 गैस इक्विलिब्रियम में ट्वाइस ऑफ HI गैस। तो सेम इस टाइप की ही रिएक्शन है, बस रिवर्स वे के अंदर है। यहाँ पर है PCl5 गैस, यहाँ पर एक ये रहा, यहाँ पर एक ये रहा। तो आपको गिवन है इनिशियली सिर्फ और सिर्फ 2 moles ऑफ PCl5, ये आपके पास इनिशियली नहीं है। वॉल्यूम भी गिवन है 10 लीटर, तो अगर आपको वॉल्यूम पता है, आपको मोल्स पता है, तो आप इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। उसके बाद आपको ड्रॉ करनी है आईसीई टेबल, स्टेप्स को फॉलो करना है, एंड देन आपको निकालना है कंसंट्रेशंस ऑफ ईच स्पीशीज एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पर पूछा गया है कैलकुलेट इट्स कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, यानी कि PCl5 की आपके पास कंसंट्रेशन क्या होगी एट इक्विलिब्रियम। आंसर मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, इसका आंसर होगा इसका 0.076, और Kc की वैल्यू भी आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 0.2 मोलर। तो इसको निकाल कर देखिए, अगर आपका आंसर मैच हो रहा है तब भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर नहीं हो रहा है तो कहां पर गलती कर रहे हो वो आपको सोचना है। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करा दूंगा। फिर एक और मैंने खास क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक अलग सा क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज 1:3 मोलर ratio mixture of N2 and H2 yields 20% by mole ammonia at 30 atmosphere. Calculate Kp for the equilibrium represented by this reaction N2 plus 3H2 gives ammonia। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कल की क्लास के अंदर। लेकिन आपको इसको अभी सॉल्व कर देखना है, और जो भी आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ रहा है उसको भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो डोंट वरी, थोड़ा सा वेट करो, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसको हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को पहले करेंगे और फिर हम लोग इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ेंगे। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है आपको फ्रेंड के साथ, और अगर आप लोग चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल पे क्लिक करना है, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और नोटिफिकेशन पहुंचेगा तभी तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है। तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप आरजे अकेडमी की फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो। आप हमें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।